बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रनिंग टॉपिक हमारा क्या है? इम्यूनिटी। और इसमें लास्ट जो हमने कंप्लीट किया था टॉपिक, दैट वाज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। पहले हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिस्कस किया था, एक्सटर्नल बैरियर, जिसमें हमने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमने डिफरेंट जो कंपोनेंट्स थे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें आपने क्या देखा था कि जो फैगोसाइट्स के हवाले से क्या होते हैं, मैक्रोफेज, और इसी तरह से न्यूट्रोफिल, और इस तरह से नेचुरल किलर सेल्स। और उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से हम आगे गए तो हमने क्या देखा था, इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन, ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने डिस्कस किया। फिर इसी तरह से आगे चलकर हमने क्या देखा था, यानी फीवर, पायरेक्सिया क्या होता है टेम्परेचर के हवाले से, ये भी हमने उसमें डिस्कस किया था। तो अब स्टूडेंट्स, हमें आगे चलना है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ आना है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में सबसे पहले तो देखिए कि हम लिखते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसको और हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं इसे। ओके, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब स्टूडेंट, सूरत हाल ये होती है कि हम अपनी बात करेंगे कि मैनी ऑफ अस कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस इन आवर चाइल्डहुड। हम में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें क्या होता है, बचपन में कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे एक हम वायरल इन्फेक्शंस का रेफरेंस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वायरल इन्फेक्शन में बात करते हैं, चिकन पॉक्स की एग्जांपल ले लें, स्मॉल पॉक्स की एग्जांपल ले लें, तो ये चाइल्डहुड की डिजीज़ कहलाती है। और होता क्या है कि फॉर्चुनेट इसमें हम ठीक भी हो जाते हैं, और ठीक होने के बाद अहम चीज़ क्या होती है कि हम क्या हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं अगेंस्ट दैट डिजीज़ इन आवर फ्यूचर लाइफ। जैसे टीनेज से आगे जाते हैं तो फिर ये डिजीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारा स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फिर दोबारा नहीं होता। यानी उसमें हम क्या बात करते हैं कि बॉडी में मेमोरी सेल डेवलप हो जाते हैं, और मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो फिर फ्यूचर इन्फेक्शन से हमारी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो लिहाजा ये एक एग्जांपल के तौर पर, ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्या यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो अब स्टूडेंट्स, हमने क्या बताना है कि ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसके बारे में आपको पता हो कि जब कोई पैथोजन, जब हम कहते हैं कि इफ पैथोजन किसे कहेंगे, ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। ये जो है पैथोजन इज़ एबल टू क्रॉस करेगा। किस चीज़ को क्रॉस करेगा स्टूडेंट्स, आपको पता हो, इससे पहले हमने डिस्कस किया है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को। ये हमारी बॉडी के, हम इस तरह से कह सकते हैं, एबल टू क्रॉस द बॉडी नॉन स्पेसिफिक हम डिफेंस की बात कर रहे हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में आपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, आपको मालूम हो, इसके बारे में हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इसी तरह से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये इसमें आ जाते हैं। किसमें? नॉन स्पेसिफिक
इम्यून रिस्पॉन्स को हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कह लें, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कह लें। जब कोई पैथोजन डिजीज़ काजिंग एजेंट माइक्रोब इस काबिल होता है कि वो क्रॉस करे कि हमारे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस को, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर गया है और वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर गया है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, नतीजा क्या होता है कि हमारा जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये फिर क्या करता है, ये फिर इंटरफेयर करेगा सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेस। किस सूरत में? ये सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेस की सूरत में ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। क्या चीज़? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेस की सूरत में इसने क्या करना है, इंटरफेयर करना है। यानी ये कौन से रिस्पॉन्सेस होते हैं, सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेस, इसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं, ये आपके बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं, इनको आप इम्यून रिस्पॉन्सेस का नाम देते हो। तो अब इसमें पैथोजन क्या है, पैथोजन के बारे में आपको पता हो, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये वायरस भी हो सकते हैं, और इसके अलावा ये अदर जर्म्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम बेशुमार किस्म के फंजाई भी क्या है, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोटोजोआन्स हैं, वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, पैथोजन का नाम देते हैं। यानी ये डिफरेंट पैथोजन्स की एग्जांपल्स हैं। अब पैथोजन जो होते हैं इनमें ये बेसिकली किस चीज़ को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस को, ये एंटीजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब एंटीजन जब रिप्रेजेंट होते हैं तो ये एंटीजन क्या काम करता है, ये एंटीजन स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये काम करेगा सर्व एज अ स्टिमुलस, सर्व एज स्टिमुलस का काम करेगा, सर्व एज स्टिमुलस। क्या चीज़? एंटीजन सर्व एज स्टिमुलस के तौर पर ये काम करेगा टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि क्या प्रोड्यूस हो, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो। एंटीजन के बारे में आपको जनरली पता हो कि एंटीजन जो है इसको एक और भी नाम देते हैं, ये भी आपको पता हो, यानी एंटीजन, जिसको और आप क्या कहते हैं, ये बेसिकली इम्यूनोजन भी कहते हैं इसे, आल्सो कॉल्ड इम्यूनोजन। ये क्या होता है, इसके बारे में स्टूडेंट्स आपको पता हो कि ये बेसिकली क्या है, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, दैट इज एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। इसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। यानी बॉडी में जब जर्म्स दाखिल होते हैं, ये जर्म्स के पर क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। तो जब एंटीजन जाते हैं, ये कौन से एंटीजन है, याद रखिएगा ये फॉरेन एंटीजन होते हैं। कुछ हमारे याद रखिएगा कि सेल्फ एंटीजन्स भी होते हैं। सेल्फ एंटीजन बॉडी के अंदर अगर एंटीजन प्रोड्यूस हो उसको हम सेल्फ एंटीजन्स का नाम देते हैं। वो फिर कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, वो फिर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से एंटीजन से जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है या फिर हम एक्सोजीनस यानी बाहर से आ रहे हैं। तो एंटीजन इम्यूनोजन कहलाते हैं, ये एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस कहलाते हैं, इनको आप ये कहते हैं। ओके जी, अब आगे चलते हैं। हमने ये चीज़ सबसे पहले देखनी है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हमने क्या कहा है, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, ये इसको हम क्यों कहते हैं वाई स्पेसिफिक डिफेंस, ये क्यों कहलाता है। ये क्वेश्चन हमने दे दिया है कि इसको हम स्पेसिफिक डिफेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काम करता है अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन। क्योंकि ये किसके काम करेगा, वर्क अगेंस्ट
पर्टिकुलर पैथोजन, डिजीज काजिंग एजेंट पर्टिकुलर ये पैथोजन के अगेंस्ट जो कि काम करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, अब उसके बारे में हमने मज़ीद डिटेल में जाना है कि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये इसके बारे में आपको पता हो कि ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये कितने किस्म के रिस्पॉन्सेस शो करते हैं। आप बताएंगे कि ये इसके जो रिस्पॉन्सेस हैं, रिस्पॉन्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के ये रिस्पॉन्सेस शो करता है। पहला इसमें आपने किसका बताना होगा, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इसको हम क्या कहेंगे और क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इसको आप क्या नाम दोगे, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, ये हो गया नंबर 1। और नंबर 2 हमने बताना है, दैट इज का ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसको और क्या कहेंगे, इसको स्टूडेंट्स याद रखें कि इसको एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं इसे। तो दो तरह के रिस्पॉन्सेस आपके सामने हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा कौन सा है आपके पास, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून, जिसको आप ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का नाम भी देते हो। अब इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों रिस्पॉन्सेस जो होते हैं, दे आर कैरिड आउट बाय, किसके ज़रिए होते हैं, 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके ज़रिए ये रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं किसकी, ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की, तो इसके लिए याद रखिएगा कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स किसके ज़रिए होगा, दैट इज़ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, जिसको आप सिंपली क्या लिखते हैं, टी सेल्स भी लिखते हैं। ओके, और दूसरा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स किसके ज़रिए होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये बी लिम्फोसाइट्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसको आप क्या कहते हो, बी सेल का नाम भी देते हो, बी सेल्स भी कहलाते हैं। ओके जी, अब इस तरह से ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो है, ये इनको क्या है कि लेकर चलते हैं आगे। तो लिहाजा हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि टी और बी लिम्फोसाइट्स तो है ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये भी आपको पता हो कि जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स, जिसको आप क्या कहते हो आगे चलकर, मैक्रोफेज, किस में हमने डिस्कस किया था इसको, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। इनके बारे में भी ये पता हो कि ये भी क्या होते हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्व, ये भी इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं वो भी हमने उसी तरफ आना है, उसको डिटेल से हम देखेंगे। ओके जी, तो ये स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पहले हमने दिया है कि ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली है क्या, यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हो। जो क्वेश्चंस आपको पता हो कि आ सकते हैं, एंटीजन के बारे में आप देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, इम्यूनोजन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स की जब बात की जाती है, स्पेसिफिक का वर्ड इस्तेमाल ना हो, सिर्फ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हो, तो आपको पता हो कि ये क्या है, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। फिर ये भी पता हो कि ये स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट ये एक्टिवेट होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल दी थी, चिकन पॉक्स की एग्जांपल दी थी कि जो चाइल्डहुड की डिजीज़ है उसमें इन्फेक्शन बॉडी में होता है, तो उसके अगेंस्ट, उस स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट स्पेसिफिक
पैथोजन के अगेंस्ट क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो अब इसको हमने 1 बाय 1 करके डिटेल से देखना है। तो सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे, ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें स्टूडेंट आपको मालूम हो कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में मेजर कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, ये भी आपको पता हो कि इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी सेल्स इन्वॉल्व है। और टी सेल्स जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, दे आर ओरिजिनेटेड, कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, फ्रॉम दी स्टेम सेल। स्टेम सेल्स कहाँ पे होते हैं, ये बोन मैरो में पाए जाते हैं। तो टी सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेम सेल्स प्रेजेंट हियर इन द बोन मैरो। फिर यहाँ से ये माइग्रेट करते हैं, टी सेल्स माइग्रेट करेंगे, माइग्रेटेड किधर आ जाएंगे, टुवर्ड द थाइमस की तरफ आएंगे। थाइमस आपने लिम्फेटिक सिस्टम में इसको डिस्कस किया है लिम्फाइड मैसेस के हवाले से। तो थाइमस जो कि चेस्ट रीजन में पाया जाता है, यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, इम्यूनो कॉम्पिटेंट। इम्यूनो कॉम्पिटेंट यानी इम्यून सिस्टम में आगे चलकर पार्टिसिपेट करने के लिए ये क्या हो जाएंगे, इम्यूनो कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि टी सेल्स जो है ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं और फिर कहाँ जाकर ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं। अब इम्यून रिस्पॉन्स जो इसमें बनता है, इम्यून रिस्पॉन्स, इससे जो बनेगा इम्यून रिस्पॉन्स, ये बेसिकली कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय टी सेल्स। टी सेल्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसको क्या कहेंगे, इस कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहलाएगा। यानी इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली क्या कौन सा होगा, प्रोवाइडेड बाय टी सेल्स, इसको हम क्या कहेंगे, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का नाम देंगे। अब इसमें हमने सिस्टमेटिकली देखना है कि क्या होता है कि किस तरह से ये बॉडी में इन्फेक्शन होना और उसके बाद जो सीक्वेंस के साथ जब भी हमने बताया था कि इसमें मैक्रोफेज का रोल भी आ जाता है, वो भी हमने साथ साथ इसको बीच में ऐड करना है। सिस्टमेटिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इन्फेक्शन की बात करेंगे। बॉडी में जब इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जर्म्स जो होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या हो गए हैं, ये इन हो गए हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस किया, सेकंड लाइन डिफेंस को भी क्रॉस किया और ये बॉडी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, इन्फेक्शन हो चुका है। इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, रोल किसका आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्रोफेज का। मैक्रोफेज का रोल हो जाएगा। ये मोनोसाइट्स के बारे में आपको बताया गया था, कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो से, फिर कहाँ जाते हैं, इनटू द ब्लड, फिर ब्लड में 10 से 20 घंटे रहने के बाद ये निकलते हैं, वहाँ से किधर जाते हैं, टुवर्ड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, बॉडी टिश्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर किस में डेवलप हो जाते हैं, इनटू मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है, फैगोसाइट्स है ऑब्वियसली। तो ये कौन सी एक्टिविटी करेंगे, फैगोसाइटिक एक्टिविटी करेंगे, यानी क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे। फैगोसाइटोसिस किसकी करेंगे, ऑब्वियसली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने बताया था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी क्या होगी, फैगोसाइटोसिस यानी ईटिंग प्रोसेस होगा। जैसे ये फैगोसाइटोसिस होगी, अब ये जो मैक्रोफेज है यहाँ पे हम बताएंगे, जो ये मैक्रोफेज
मैक्रोफेज में क्या होगा इसके बारे में बताना होगा कि ये मैक्रोफेज जो होंगे ये फिर डिटेक्ट करेंगे, एक तो ये डिटेक्ट करते हैं और साथ साथ फिर ये क्या करेंगे, ये डिस्प्ले करेंगे, डिटेक्ट एंड डिस्प्ले। इसमें किस चीज़ को, एक तो आपके पास एंटीजन है, एंटीजन बेसिकली यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा कि नॉन सेल्फ्स होते हैं, नॉन सेल्फ प्रोटीन कह सकते हैं इसको, नॉन सेल्फ, ये एंटीजन और साथ साथ क्या होगा इसके साथ दूसरी चीज़ क्या होगी, सेल्फ प्रोटीन होती है, सेल्फ प्रोटीन। क्या काम कर रहे हैं मैक्रोफेज, डिटेक्ट भी कर रहे हैं, यानी पहले तो उसने फैगोसाइटोसिस किया है ना, फैगोसाइटोसिस करने के बाद उसने डिटेक्ट भी करना है, डिस्प्ले भी करना है, किस चीज़ को, जो एंटीजन उसके बैक्टीरिया के या जर्म्स के साथ दाखिल हुए और अब उसके साथ अपनी जो उसकी प्रोटीन है उसे क्या कहेंगे, सेल्फ प्रोटीन। एंटीजन प्लस इसमें क्या होगा, इसकी सेल्फ प्रोटीन होगी और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, MHC। व्हाट इज MHC, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये MHC यानी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली एंटीजन प्लस यानी नॉन सेल्फ और सेल्फ प्रोटीन, यानी एंटीजन और सेल्फ प्रोटीन मिलकर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को ये प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस वक्त जो मैक्रोफेज है स्टूडेंट, इस स्टेज पे मैक्रोफेज जो है, इस स्टेज पे मैक्रोफेज क्या कहलाएगा, इस स्टेज पे आप मैक्रोफेज को क्या कहोगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इस टाइम क्या कहलाएंगे, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहलाएंगे, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहलाएंगे। APC से इसको आप एब्रीवेट कर सकते हो, ये सेल्स कहलाएंगे। ओके, ये हो जाएंगे। अब ये जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी मैक्रोफेज जो है, नाउ दे स्टार्ट टू सिक्रीट अ केमिकल एंड दैट केमिकल यानी क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, एक केमिकल सिक्रीट करेंगे, दैट इज व्हाट, इंटरल्यूकिन 1। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी हमने इसके बारे में बताया था, इंटरल्यूकिन 1। तो ये क्या सिक्रीट करेंगे, इंटरल्यूकिन 1। अब ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, इंटरल्यूकिन 1 जो है ये क्या करेगा, स्टिमुलेट और साथ साथ क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, ये हेल्पर टी सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स को स्टिमुलेट भी करेगा और साथ उसको अट्रैक्ट भी करेगा, किस चीज़ को, हेल्पर टी सेल्स को। अब हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे, यानी हेल्पर टी सेल्स के बारे में आपने बताना है कि जो हेल्पर टी सेल्स है ये बेसिकली इनके सरफेस पर रिसेप्टर्स जो होंगे वो एक्सपोज होंगे, यानी हमने बताना है इस पे क्या पाए जाते हैं, इस हेल्पर टी सेल्स की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, ये चीज़ रिसेप्टर्स होंगे, किस पे, इसकी सरफेस पे, इसकी सरफेस पे। हेल्पर टी सेल्स के सरफेस पर आपको क्या मिलेंगे, ये रिसेप्टर्स मिलेंगे। तो लिहाजा इन हेल्पर टी सेल्स को जिन पे ये रिसेप्टर्स होंगे, इसको आपने फिर क्या नाम देना होगा, दे आर नेम्ड एज क्या होगा, टी सेल रिसेप्टर। इसको क्या कहोगे, टी सेल रिसेप्टर्स का नाम दोगे। अब हेल्पर टी सेल जो है, यही वही दोबारा हम लिख रहे हैं,
हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स जो है ये क्या है कि इसके बारे में आपको पता हो कि हेल्पर टी सेल्स अब क्या करेंगे। एक तो हमने क्या बताया इसमें ये क्या है, दैट इज़ व्हाट, ये टी सेल रिसेप्टर है। यानी इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, टी सेल रिसेप्टर्स है और ये किसके साथ बाइंड होंगे, दे विल बाइंड किसके साथ होंगे, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ ये क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे दोनों। ये जब बाइंड होने के बाद क्या होगा कि ये हेल्पर टी सेल्स जो हैं कि देख सकते हैं ना क्या कर रहे हैं कि एक तो ये क्या है बेसिकली, ये आपको बताया है कि टी सेल रिसेप्टर्स है इस पे, और फिर दूसरा ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहाँ थे, हमने पहले बताया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो थे ये यहाँ पे देखिए एंटीजन प्रेजेंट मैक्रोफेज, ये इसको हमने क्या नाम दिया था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का नाम दिया था। ये आपस में ये रिसेप्टर और ये जो इसका ख़ास तौर पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का ख़ास तौर पर कौन सा पार्ट है जिसको हमने कॉम्प्लेक्स का नाम दिया था, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये जिसमें आपको पता है क्या मौजूद है, एंटीजन भी डिस्प्ले हो रहा है और सेल प्रोटीन के ज़रिए ये डिस्प्ले हो रहा है, तो लिहाजा ये आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। जब ये बाइंड होंगे तो अब उसके बाद आपने बताना है कि ये इंटरल्यूकिन 1 का एक और रोल इस पे आ जाएगा। यहाँ पे इंटरल्यूकिन 1 का एक और रोल क्या आएगा वो हमने बताना है। इंटरल्यूकिन 1 अब इसका एक और रोल आएगा। इसका एक और रोल क्या आएगा कि ये हम कह सकते हैं आल्सो, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा स्टूडेंट्स, ये हेल्पर टी सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स को ये स्टिमुलेट करेगा ताकि ये सिक्रीट करे एक और केमिकल। कौन सा केमिकल सिक्रीट करेंगे, ये सिक्रीट करेंगे दैट इज इंटरल्यूकिन 2। क्या सिक्रीट करेंगे, इंटरल्यूकिन 2। अब इंटरल्यूकिन 2 का क्या रोल होगा इसके बारे में आपने बताना है कि इंटरल्यूकिन 2 मैंने पहले बताया था इसके बारे में, इंटर बिटवीन ल्यूकिन, ल्यूकोसाइट से ले गया, ल्यूकोसाइट्स के दरमियान लिंक बनाने वाले को क्या कहेंगे, इंटरल्यूकिन। ये दूसरी टाइप है उसकी, हम क्या कहते हैं इसको, इंटरल्यूकिन 2 के बारे में हम बताएंगे कि ये अब क्या करेगा। इंटरल्यूकिन 2 जो है कॉजेज क्या कॉजेज करेगा वो आपने बताना होगा। यानी इस तरह से हम बता सकते हैं ये कॉज करेगा, पहला ये क्या कॉज करेगा कि ये कंपेल करेगा किसको, हेल्पर टी सेल्स को टू डिवाइड, कंपेल हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स टू डिवाइड, ताकि वो डिवाइड हो सकें। ओके, एक तो ये इंटरल्यूकिन 2 का ये रोल हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर ये क्या करेगा, ये फिर प्रोलिफरेशन कराता है। प्रोलिफरेशन किसकी कराएगा ये भी आपको पता हो कि एक तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और दूसरा इसमें रेफरेंस लोगे किस चीज़ का, बी सेल्स का। यानी इसके बाद क्या ऐसे होंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और ये बी सेल्स पर जाकर इसका एक्शन होगा और फिर उसके बाद आगे चलकर आगे जब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स तो फिर ऑब्वियसली किसकी बात आ जाएगी, बी सेल्स की बात साथ ही आ जाएगी। तो इंटरल्यूकिन 2 क्या कर रहा है आप गौर कीजिएगा, कंपेल करता है हेल्पर टी सेल्स को तो कि मज़ीद जाके डिवाइड हो, और प्रोलिफरेशन करवाता है किस चीज़ की, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और इस तरह से बी सेल्स की। तो हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स याद रखना आपने कि मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, टी सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ डिफरेंट टी
सेल्स होते हैं और उसमें से हर एक टी सेल जो होता है रिस्पॉन्ड करता है किसके अगेंस्ट, स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। तो स्टूडेंट ये जो एक्टिवेशन है टी सेल्स की स्पेसिफिक एंटीजन की वजह से, इसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये आपका क्या कहलाता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। तो आगे जब हम बताएंगे ना साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में, तो ऑब्वियसली इसका रोल भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये साइटोटॉक्सिक जो है, ये साइटोटॉक्सिन कैसे प्रोड्यूस करता है और किस तरीके से ये जनाब जो सेल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको ये किल करता है। तो इसके बारे में भी हमने यहाँ आगे चलकर यहाँ पे चूँकि टाइप्स ऑफ टी सेल्स पे जब आते हैं तो उसमें ये चीज़ें हमने एलेबरेट करनी है। तो यहाँ तक आपको अगर क्लियर है तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली भी इसको एलेबरेट कर लेंगे, ताकि जिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है तो वो अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लें। अब देखिए डायग्राम में हमने क्या शो करना है, यही जो आपको बताया था सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें आप गौर कीजिए कि हम क्या शो कर रहे हैं, ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज आपको दिखाया गया है और इसमें क्या है कि ये माइक्रोब हमने शो किया है जो कोई भी जर्म पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, ये जब आके इसके साथ इन कॉन्टैक्ट होता है, ये देख रहे हैं डिप्रेशन से बनता है। डिप्रेशन बनने के बाद के इनगल्फ हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए इनगल्फ होगा और ये जब इनगल्फ हो जाएगा तो फिर इसमें आप गौर कीजिएगा कि मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस के ज़रिए इसको इनगल्फ कर रहा है और इनगल्फ करने के बाद ये जो इसके जो एंटीजन्स हैं ये किसके हैं, माइक्रोब्स के। एंटीजन फ्रॉम माइक्रोब, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल का नाम भी देते हैं, ये नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद इसमें ये और दूसरे आपको क्या ही नज़र आ रहे हैं, व्हाट आर दीज आर सेल्फ मॉलिक्यूल, इसकी अपनी प्रोटीन्स होती हैं, इसको आप कहते हैं सेल्फ मॉलिक्यूल का नाम देते हैं और ये सेल कौन सा आपके सामने, मैक्रोफेज है। फिर उसके बाद देखिए कि ये जो आप गौर कीजिएगा कि ये क्या थे, एंटीजन फ्रॉम द माइक्रोब और ये क्या है, सेल्फ मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। इनका अब क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस डायग्राम में आप गौर कीजिएगा कि ये बेसिकली ये सेल कौन सा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको हम कहते हैं। बेसिकली है तो मैक्रोफेज ही, लेकिन इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या था, ये आपके सामने अभी हमने बताया एंटीजन फ्रॉम द माइक्रोब, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल था और ये क्या है, इसका सेल्फ मॉलिक्यूल। ये जब आपस में मिलेंगे डिस्प्ले होंगे ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे और ये सेल क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इस सेल को आप एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का नाम देंगे। ये क्या है, इसके आप गौर कीजिएगा कि सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स की सूरत में इसके एंटीजन क्या है, इसकी सरफेस पर प्रेजेंट हो रहे हैं, तो लिहाजा ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का नाम इसको दिया जाता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें कि यही जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये मैक्रोफेज जिसको हम नाम देते हैं, ये फिर आप देखिए सिक्रीट कर रहा है, क्या चीज़ सिक्रीट कर रहा है, ये इंटरल्यूकिन 1 जो कि स्टिमुलेट किसको कर रहा है, ये देख सकते हैं टी सेल्स को। जब टी सेल्स को ये स्टिमुलेट करेगा तो टी सेल्स को हमने क्या नाम देना है, टी सेल, ये रिसेप्टर सेल्स का नाम भी देते हैं। रीज़न क्या है कि इस पर ये चीज़ आपको जो डिस्प्ले हो रही है, ये जो डिस्प्ले टी सेल रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ये टी सेल रिसेप्टर आप देख सकते हैं किसके साथ बाइंड हो रहे हैं। टी सेल रिसेप्टर्स में आपको दो साइड वाज़े तौर पर नज़र आती है। एक साइड इसको क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइड फॉर एंटीजन है और दूसरा क्या होता है, बाइंडिंग साइड फॉर सेल्फ प्रोटीन होता है। ये देखिए सेल्फ प्रोटीन है, ये क्या इसका एंटीजन है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक किसके साथ अटैच होता है, ये एंटीजन के साथ, और एक किसके साथ अटैच होता है, ये इसके ये सेल्फ प्रोटीन के साथ अटैच होता है। तो लिहाजा ओवरऑल इसको हम क्या कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर का नाम देते हैं। तो टी सेल हेल्पर टी सेल है, ये इसके साथ के बाइंड होगा। तो इंटरल्यूकिन स्टिमुलेट करता है हेल्पर टी सेल्स को। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि इसके साथ एक तो ये बाइंड हो रहा है और फिर साथ साथ आप ये देखेंगे कि हेल्पर टी सेल्स जो होता है, ये फिर यही इंटरल्यूकिन 1 जो है किसको स्टिमुलेट कर रहा है, हेल्पर टी सेल्स को, कि ये सिक्रीट करे इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 जो है बेसिकली किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है, सेल डिवीजन। आप देख सकते हैं इससे मज़ीद हेल्पर टी सेल्स भी बनेंगे, तो ये स्टिमुलेट करता है किसकी, सेल डिवीजन को भी। और फिर इसके साथ साथ आपको ये पता हो कि इंटरल्यूकिन 2 जो है एक्टिवेट करता है, यानी अदर बी सेल्स और टी सेल्स को भी ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, ये देख सकते हैं इसमें, ये एक तो कंपेल करता है किस चीज़ को,
हेल्पर टी सेल्स को डिवाइड हो मज़ीद। और फिर दूसरी तरफ हमने क्या बताया था कि इससे ये क्या करेगा कि प्रोलिफरेशन करवाता है किस चीज़ की, साइटोटॉक्सिक टी सेल इससे बनेंगे जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी शो करते हैं, अटैक करते हैं किस पे, इन्फेक्टेड सेल पे। और इसी तरह से फिर मज़ीद इससे क्या होगा, प्रोलिफरेशन किस चीज़ की होती है स्टूडेंट्स, बी सेल्स की होती है जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडीज़ मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है, जो कि फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे आगे चलकर, वही जब डिवाइड होंगे प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल्स, और फिर प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बी सेल रिस्पॉन्स, इसको आप ह्यूमरल इम्यूनिटी का नाम भी देते हैं, ये फिर आ जाती है। तो इस तरह ये सिस्टमेटिकली स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो कि ओवरऑल क्या है बेसिकली सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को हमने यहाँ तक बताया है। अब चूँकि हमने मज़ीद इसको एलेबरेट भी करना होगा क्योंकि टी सेल्स की तरफ हम गए थे, अब हमने क्या बताना होगा इसमें लास्ट में कि टाइप्स ऑफ टी सेल्स क्या होते हैं और उनका क्या रोल होता है इम्यूनिटी में। तो हमने देखना है टाइप्स ऑफ टी सेल्स, टाइप्स ऑफ टी सेल्स, टी सेल्स की टाइप्स। सबसे पहले इसको याद रखिएगा, इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें बताना है फर्स्ट ग्रुप के बारे में। फर्स्ट ग्रुप के बारे में बताएंगे कि फर्स्ट ग्रुप जो होता है बेसिकली क्या होते हैं, ये CD8 सेल्स कहलाते हैं, CD8 सेल्स। रीज़न क्या होती है कि ये जो सेल्स होते हैं इनकी सरफेस पे क्या होता है, इनकी सरफेस मार्कर होते हैं इसके ऊपर, कौन से, CD8। CD स्टैंड्स फॉर व्हाट, CD बेसिकली क्या इसको कहते हैं, ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिकली क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर ऑफ CD, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। ये सरफेस मार्कर होते हैं जिन सेल्स पे, उन्हें हम कहते हैं CD8 सेल्स का नाम देते हैं। इसमें 2 तरह के सेल आ जाते हैं। नंबर 1 आपने बताना है साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और फिर दूसरा इसमें कैटेगरी आ जाती है स्टूडेंट्स किसकी, सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स, ये 2 कैटेगरी किस में आ जाती हैं, ये CD8 में आ जाती है। सेकंड ग्रुप जो है इसका, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप के बारे में हमें बताना है कि जो सेकंड ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये CD4 सेल्स होते हैं। CD4 सेल्स में आप किसका रेफरेंस देते हो, हेल्पर टी सेल्स। देखिए हेल्पर टी सेल्स, आप जब ये तो आप इनिशियल बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, आपको जब आगे जाओगे, आगे जाकर आप जब डिटेल से पढ़ोगे तो आपको इसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स मिलेंगी। तो इसलिए हम कहते हैं हेल्पर टी सेल्स, इसकी भी फर्दर क्या होगी, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और इस पे ख्याल करना है कि इनको CD4 सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी सरफेस पे, इनकी जो सरफेस पे मार्कर होता है वो कौन सा होता है, दैट इज CD4 यानी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इसका रिसेप्टर होता है, इसलिए इसको ये क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, CD4। तो लिहाजा ये सेकंड ग्रुप आ जाता है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 करके देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं इस सेल्स की, वो हम उसको किस तरीके से लेकर चलेंगे। आप याद रखिएगा स्टूडेंट, जब ये टी सेल्स जो होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं तो ये डिवाइड होकर प्रोड्यूस करते हैं क्या, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से हैं, पहले जैसे हमने रेफरेंस दिया साइटोटॉक्सिक टी सेल का, फिर सप्रेसर टी सेल का, फिर हेल्पर टी सेल। तो इस तरह से एक चौथी कैटेगरी भी इसमें आ जाती है मेमोरी टी सेल्स की, उसे भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो लिहाजा ये 4 डिफरेंट टाइप सेल्स को 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हमने बात करनी है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। साइटोटॉक्सिक
टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में आपको पता हो कि ये बेसिकली क्या करते हैं, ये नाम से जाहिर है, ये सिक्रीट करते हैं क्या चीज़, साइटोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है, ये जाके डिस्ट्रक्शन करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए ऑफ किसका, जो भी माइक्रोब है, जर्म है, बैक्टीरिया वगैरह वटेवर, उसके डीएनए को ये जाकर डिस्ट्रॉय करेगा। या फिर क्या करता है, ये भी आपको पता हो कि या फिर ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये परफोरीन क्या है, बेसिकली एक प्रोटीन है। ये परफोरीन जो है ये सिक्रीट करता है, जो कि फिर ये क्या करेंगी, क्रिएट करेंगी होल्स, यानी जो सेल होगा उसमें ये ख़ास तौर पर इन्फेक्टेड सेल में क्या करेंगी, ये होल्स बिल्टअप करेंगी। और होल के रिजल्ट के तौर पर वो हम इसको समराइज पहले भी कर चुके हैंगे, क्या होगा, सेल क्या होगा, लाइज हो जाएगा, यानी कि सेल जो होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो फिर हम बताते हैं इसको डायग्रामेटिकली भी। तो लिहाजा इस तरह ये साइटोटॉक्सिक क्या कहलाते हैं, टी सेल्स कहलाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपली डायग्राम के ज़रिए शो करें तो स्टूडेंट हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको फॉर सिंपल सी डायग्राम शो करते हैं। ये हमने एक सेल शो किया है, ये एक सेल हमने शो किया है। इस सेल में हमने ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये आपको कुछ नज़र आ रही है प्रोटीन्स, ये एंटीजेंस की सूरत में, आपको हमने पहले भी बताया था ये इसमें होती हैं। इसको हम कहते हैं फॉरेन एंटीजेंस। ये बेसिकली क्या होते हैं इसके, फॉरेन, इसको हम फॉरेन एंटीजेंस का नाम देते हैं। बेसिकली ये सेल कौन सा है, ये सेल याद रखिएगा, ये बेसिकली इन्फेक्टेड सेल है। ये इन्फेक्टेड सेल जो हमने बताया था पहले इसके बारे में मैक्रोफेज के हवाले से। तो ये इसमें क्या है, ये फॉरेन एंटीजन है। फिर उसके बाद इसका सेल्फ प्रोटीन्स भी होती हैं। सेल्फ नॉन सेल्फ क्या बनता है, इसमें बाकायदा कॉम्प्लेक्स बनता है। सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ये इसकी कौन सी प्रोटीन्स है, ये इसकी सेल्फ प्रोटीन्स होती हैं जो यूँ सरफेस पे आती हैं। ये इसकी सेल्फ प्रोटीन्स आ गई। और फिर उसके साथ ये क्या है, ये नॉन सेल्फ प्रोटीन, ये तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ओके, अब देखें कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ये फॉरेन एंटीजन आपको नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ दिस फॉरेन एंटीजन, ये वाला एंटीजन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसका फॉरेन एंटीजन है, जो कि इसको नॉन सेल्फ प्रोटीन का नाम भी देते हैं। तो अब उसके बाद देखिए कि साइटोटॉक्सिक टी सेल का रेफरेंस हम देंगे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये इसके करीब ही हम शो कर देते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल को। ये हमारे पास क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। व्हाट इज दिस, साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसमें क्या मौजूद है, इसमें स्टूडेंट्स ये देखिए कि इसमें परफोरीन मॉलिक्यूल्स ये हम शो कर रहे हैं। व्हाट आर दीज आर परफोरीन मॉलिक्यूल्स, ये इसमें हमने क्या शो किए हैं। व्हाट आर दीज आर परफोरीन मॉलिक्यूल्स है, ये इसके अंदर परफोरीन मॉलिक्यूल्स है। अब क्या होगा कि इसके जो बाकायदा जो साइट्स होती हैं, रिसेप्टर साइट्स होती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, ये भी हमने यहाँ पे शो करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको शो करते हैं, ये हमने शो किया है क्या चीज़, इसके साइट्स, जिसके साथ ये इसने अटैच होना है। किसके साथ अटैच होना है, इस इन्फेक्टेड सेल के साथ इसने अटैच होना है। तो अब हम दोबारा से क्या शो करेंगे, यही इन्फेक्टेड सेल, ये इन्फेक्टेड सेल है हमारे पास,
व्हाट इज दिस, ये इन्फेक्टेड सेल है। इसी पे अभी हमें शो करना है क्या, सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स, ये आ गया आपका सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स, इसके साथ ये सेल्फ प्रोटीन और ये नॉन सेल्फ एंटीजन्स आ गए, ठीक है जी। इस तरह से फिर इसके साथ हमने क्या शो करेंगे कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल आ जाएगा यहाँ पे, साइटोटॉक्सिक, ये हमने क्या शो किया, साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसमें से क्या चीज़ मौजूद थी, आपने देखा कि परफोरिन मॉलिक्यूल्स थे। ये परफोरिन मॉलिक्यूल्स अब यहाँ से निकलना शुरू होंगे, ये यहाँ से देखिए, ये परफोरिन मॉलिक्यूल्स हमने शो किए, ये परफोरिन मॉलिक्यूल्स ये यहाँ से निकलना शुरू होंगे और ये इन्फेक्टेड सेल में क्या प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे ये होल बिल्टअप कर देंगे, होल बिल्टअप कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो गया, ये बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, या गौर कीजिएगा इसमें, होल फॉर्मेशन, व्हाट इज दिस, होल फॉर्मेशन हो गया, होल फॉर्मेशन हुआ। और इस तरह से एरो के जरिए हम बता रहे हैं कि ये परफोरिन प्रोटीन इसमें जाकर होल बिल्टअप कर रही है, ठीक है जी। अब इसमें एक और भी चीज़ होती है, ये इस तरह से हम शो कर रहे हैं, ये इसमें क्या होते हैं, ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो जाके आखिर में रोल प्ले करेंगे, किस में, एपोप्टोसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसमें अब क्या होगा, जब होल बिल्टअप हो जाएंगे तो फिर इन्फेक्टेड सेल्स क्या होगा, यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी ये हमने इन्फेक्टेड सेल यूँ थोड़ा सा शो कर दिया है, ये इन्फेक्टेड सेल है, ये इस तरह से क्या हो रहा है, ये देख सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये इन्फेक्टेड सेल्स क्या हो गया यहाँ पे, डिस्ट्रॉय, यानी इन्फेक्टेड सेल डिस्ट्रॉयड, ये इन्फेक्टेड सेल यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और बाकी जो है वो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल ये यहाँ पे अलग मौजूद है, ये क्या आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल ये यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह स्टूडेंट आपने देखा कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल किस तरह से जो है ये जर्म्स को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, इन्फेक्टेड सेल्स को किस तरह से डिस्ट्रॉय करता है। तो ये पहला हो गया, कौन सा हमने बताया, साइटोटॉक्सिक टी सेल। सेकंड इसमें आ जाता है हेल्पर टी सेल के बारे में हम बताएंगे कि सेकंड इसमें हेल्पर टी सेल क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स के बारे में। हेल्पर टी सेल्स के बारे में आपको मालूम हो कि क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या सिक्रीट करते हैं, क्वेश्चन मार्क आपको दिया जाता है कि ये सिक्रीट करते हैं व्हाट, इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करते हैं। और इंटरल्यूकिन 2 जो है ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा स्टूडेंट, ये बेसिकली सेल डिवीजन को, सेल डिवीजन को, किसकी सेल डिवीजन को, ये आपको पता हो टी सेल्स और फिर साथ साथ एंड बी सेल्स। यानी हेल्पर टी सेल जो होता है बेसिकली एक्टिवेट करता है हमारा किस चीज़ को, बेसिकली अगर हम जाएं तो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट, हेल्पर को हेल्पर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है हमारे स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को। यानी कि आप कह सकते हो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को कौन एक्टिवेट करता है, हेल्पर टी सेल्स ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसके बारे में आपको मालूम हो। तीसरी कैटेगरी कौन सी आ जाती है इसमें, इसको हमने नाम देना है सप्रेसर, सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता हो कि जब इन्फेक्शन सक्सेसफुली रिमूव हो जाए, व्हेन इन्फेक्शन सक्सेसफुली क्या हो, रिमूव्ड, जब इन्फेक्शन कामयाबी के साथ रिमूव हो जाए तो उस वक्त जो होता है ये क्या होता है, सेल्स जो होते हैं ये सेल्स बताएंगे ये सिक्रीट करते हैं ख़ास किस्म की क्या, प्रोटीन्स सिक्रीट करते हैं। और ये प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, बेसिकली इनहिबिट करेंगी, दीज प्रोटीन्स इनहिबिट, ये इनहिबिट करेंगी किस चीज़ की प्रोडक्शन को, ये अभी आपको बताया जो ये प्रमोट कर रहे थे सेल डिवीजन को टी और बी सेल, तो ये इनहिबिट करेंगे किसको, टी सेल्स एंड
बी सेल्स, ये इसका रोल होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सप्रेसर का नाम दिया जाता है। और स्टूडेंट फोर्थ जो टाइप आ जाती है दैट इज कॉल्ड मेमोरी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। अब मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं, ये चीज़ आपने आगे बी सेल्स के हवाले से भी स्टडी करना है। ये याद रखिएगा कि ये जो मेमोरी टी सेल्स जो बनते हैं ये रिमेन डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इनएक्टिव रहते हैं और लंबे अरसे तक ये क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। और अगर जो पहले जो इन्फेक्शन हुआ था, जो एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल हुआ था, अगर वो सेम एंटीजन, इफ़ सेम एंटीजन, वही एंटीजन जो है दोबारा से अगेन किस में दाखिल हो जाए, बॉडी में आ जाए, तो फिर याद रखिएगा कि मेमोरी सेल्स जो होते हैं ये फिर आपको पता हो ये इससे फिर दोबारा से डिवाइड होकर क्या बनेगा, इससे मेमोरी सेल से ये कन्वर्ट होगी किस में, हेल्पर टी सेल्स में। दे आर कन्वर्टेड इनटू हेल्पर टी सेल्स। और उसी तरह से हेल्पर टी सेल्स फर्दर आपको पता है क्या बनाएंगे, ये वो इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेंगे। इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगा, ये दोबारा सेल डिवीजन कराएगा, किस चीज़ की, टी और बी सेल्स की। और दोबारा से आपका थर्ड लाइन डिफेंस जो होगा वो क्या होगा, शॉर्टकट वे में, यानी बहुत तेज़ी के साथ एक्टिवेट होगा। तो लिहाजा हमें पता ही नहीं चलेगा और हमारी बॉडी ऑलरेडी क्या होगी, क्योंकि मेमोरी सेल ऑलरेडी बॉडी में मौजूद थे, तो लिहाजा हमें पता ही नहीं चलेगा और हम ऑटोमेटिकली हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उन जर्म्स को, उन पैथोजेंस को, उनके एंटीजेंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनको ये क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। और हमारे नोटिस में ये बातें क्यों, वजह ये है कि मेमोरी सेल जो मौजूद थे उन्होंने एक्टिवेट होकर ये सारा काम किया है। तो लिहाजा ये आपको क्लियर हो। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी, टी लिम्फोसाइट्स की, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स की ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके बारे में हमें सारा ये क्लियर होना चाहिए विद रेफरेंस टू सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो आज हमने डिस्कस कर लिया है किसको, ये टी लिम्फोसाइट्स को। अब नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह किसे देखना है, बी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट्स की डिटेल के बाद फिर हम आगे चलेंगे मज़ीद जो रिमेनिंग इसके बी लिम्फोसाइट्स में आगे आपको ये अहम उसमें चीज़ आएगी एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी आपने डिस्कस करना है, वो भी हम देखेंगे। और फिर उसमें जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटीज़ है और उसकी जो टाइप्स हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये इम्यूनिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।